जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये हमारा सेट नंबर 1 है और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आया ये ड्रीम डोज के द्वारा है। और ड्रीम डोज में जो ये हमारे सर पढ़ाते हैं, सुजीत सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 11 मॉडल सेट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 11 मॉडल सेट है और 2 है प्रीवियस सेट, ठीक है। तो इसमें से आज हम लोग सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बताते ये सेट जो बनाया गया ये स्पेशल अगर देखा जाए तो बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस और बिहार SSC अदर और भी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए और बता दें कि स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, वो भी ट्रिक से, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ट्रिक से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप बारीकी से देखिएगा। स्टैटिक जीके का ये पार्ट 5 जो है ये अपलोड कर दिया गया है, आप नहीं देखें तो देख लीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सेट का पहला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना। तो यहाँ पर है स्वतंत्र भारत का, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे इसे, ये समान नागरिक का संहिता ये आर्टिकल 44 में है, ये संविधान में, ठीक है, 44 में दिया हुआ है। और बता दें कि इसे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ के जो गवर्नर है पुष्कर सिंह धामी है। और बता दें कि उत्तराखंड जो राज्य बना था ये 9 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। और यहाँ पे जो बताया था स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, यानी कि स्वतंत्र होने से पहले जो समान नागरिक का संहिता लागू हो चुका था ये गोवा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बता दें कि इसे ये जो, ठीक है, उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू जो हुआ है ये 7 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को पारित किया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता विधेयक 2024 अधिनियम पारित हुआ है। और थोड़ा सा ये जान लेंगे इसे समान नागरिकता संहिता में ये होता क्या है। तो इसमें क्या होगा, सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों और वर्गों के लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून एक जैसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बता दें कि गोवा ऐसा राज्य जो आपको बता दिए हैं, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म, लिंग और जाति की परवाह किए बिना समान नागरिकता संहिता लागू है। और ये बता दें ये आर्टिकल 44 में आता था। इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा 81 है। कितना? 81 है। झारखंड बता दें, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड ये कब राज्य बना था, तो ये 15 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था, ठीक है, समझिए। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता। और बता दें कि से भारत के संविधान में कहा गया है कि एक राज्य विधानसभा में, ठीक है, एक राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद है जो आपको याद रखना होगा, जैसे गोवा में 40 सीट है, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 है, ठीक है। संविधान में ये कहा गया है कि इसे विधानसभा का सीट 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपवाद में है ये 3 को आपको याद रखना होगा, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है। गोवा में कितना है? 40 है, सिक्किम में 32 और मिजोरम में भी 40 है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन से इतना हमको याद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई। जी हाँ,
ये ध्यान में रखेंगे। ये भी अलग प्रश्न है कि इससे अगर पूछा जाए से भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो ये 85 है। तो ये भी एक प्रश्न है अपने आप में। तो इसके बाद भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था? तो भारत ये जो शामिल हुआ था ये 1982 को, 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पे हस्ताक्षर किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और 1982 से मई 2024 तक भारत के 82 आर्द्रभूमि रामसर स्थल में शामिल हो गए। और आर्द्रभूमि से याद रखेंगे, इस आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और इसे यूनेस्को ने 1971 में ईरान के रामसर में हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। और अक्टूबर 2024 तक दुनिया भर में 2521 रामसर साइट होंगी। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हमारा दुबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संगठन एक वैश्विक तटस्थ गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के गतिशील नेतृत्व में की गई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो 2024 जो है ना, 2024 में प्राप्त हुआ है, ये 96 यानी कि 96 स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, भारत को 2024 में ये 96 प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद 93 जो है ये 2023 में प्राप्त हुआ है भारत को, और ये 85 जो हुआ ये 2022 में हुआ है, ठीक है। तो 22, 23, 24 ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतना जानकारी मिल रहा है, आप भी ध्यान में रखिएगा कि 2023 में भारत को, ठीक है, 23 में बता रहे हैं, ठीक है, 2023 में 93, 2022 में 85, 2024 में 96, ठीक है। इतना इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे, अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतरने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, ये फरवरी के साथ साथ आप 22 फरवरी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 22 फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतरने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन थी? तो ये निजी कंपनी थी इंटूएटिव मशीन। क्या था? इंटूएटिव मशीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। अमेरिकी कंपनी इंटूएटिव मशीन का मून लैंडर ओडिसियस चांद पर 22 फरवरी 2024 को लैंड कर गया था, ठीक है। और अमेरिका का हास्टन की कंपनी इंटूएटिव मशीन का मून लैंडर टक्लेमैन चांद की सतह पर उतर चुका था, ठीक है। और बता दें कि इसे भारत का चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था, ठीक है। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, ठीक है। इस देश की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। कहाँ है? कीव।
और यूक्रेन से बता दें, यूक्रेन का जो मुद्रा है ये रिन्विट है। उसके बाद और बता दें कि यूक्रेन जो है, ठीक है, ये नीपर नदी पर स्थान पे है, ठीक है। उत्तर मध्य भाग में यह नीपर नदी पर स्थित है यूक्रेन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन 10वां सदस्य देश कौन बना? ठीक है, तो 10वां बना ये बेलारूस बना। क्या कौन बना? बेलारूस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। और बता दें से शंघाई में, ठीक है, शंघाई में 2013 में भारत और पाकिस्तान सदस्य बना था, ठीक है, समझे। तो इससे ये ध्यान में रखेंगे। इससे एससीओ की स्थापना साल 2001 में शंघाई में हुई थी और शुरुआत में इसमें 6 देश शामिल हुए थे, रूस, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हुआ था, ठीक है। और ये तो बता दिए कि 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ था। और साल 2023 में ईरान भी एससीओ में शामिल हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए अब अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये गणतंत्र मंडप रखा गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप रखा गया और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप रखा गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को 8वां ज्ञानपीठ अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया गया स्वामी रामभद्राचार्य को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, स्वामी रामभद्राचार्य को, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 2023 के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लोकपाल का अध्यक्ष जो बनाया गया है अजय मानिक राव खानविलकर को, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजय मानिक राव खानविलकर को। और बता दें कि इसे लोकपाल का जो अध्यक्ष होता है इसको शपथ कौन दिलाता है? तो इसको शपथ जो दिलाता है ये राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष की पद की शपथ दिलाई है, ठीक है। और बता दें कि इस लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, ठीक है। और लोकपाल का पद 27 मई 2022 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के रिटायर होने के बाद से खाली था, ठीक है। जो 27 मई, ठीक है, 27 मई 2022 को जो पिनाकी चंद्र घोष थी, ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष, ये रिटायर हो गई थी, उसके बाद तक ये पद खाली था, लेकिन अब ये लोकपाल के अध्यक्ष बना दिया गया है अजय मानिक राव खानविलकर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मैदाम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है। कहाँ से? असम से,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। आपको बता दें कि असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। और मेदाम असम के शिवसागर जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और यह भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल है, ठीक है। और बता दें कि इस टीला दफनाने की प्रणाली को मोई दाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोई दाम कहते हैं। और इसे आत्मा की घर भी कहा जाता है, ठीक है। अहोम समुदाय इसे पवित्र मानता है, ठीक है। तो अहोम भी आपको पूछा जाएगा, तो ये असम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी में करके फिर नहीं करना। चलिए आगे देखेंगे। पंकज उदासी का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक गायक थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंकज उधासचरण 17 मई 1951 से 26 फरवरी 2024 भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य के राजकोट शहर में जन्मे एक गजल गायक थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रघुराम राजन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको आप याद कर लीजिए से ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। अगला है कौन सा मिलान सही है, ठीक है। इसमें बोला कौन सा मिलान सही है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 27 नहीं, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो कौन सा मिलान सही है? तो ये बी नंबर सही होगा। उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 3 नहीं, 2 फरवरी को मनाया जाता है, आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। उसके बाद विश्व रेडियो दिवस ये 13 नहीं, ये 18 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे बता दें कि जो भी हर एक महीना में जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे महीने के लास्ट में पूरा जितना जो भी दिवस मनाया जाता है उसके थीम के साथ हम लोग अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ प्रत्येक जो बना है वो है, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी इम्पोर्टेंट दिवस है जो आपको हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, जो आपको इसमें विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, ये सही है। उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, जो बताएं। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये 21 सितंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। और यहीं पे याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहेगा तो 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कहेगा तो 21 दिसंबर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव
आदि महोत्सव का 2024 का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव 18 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में नहीं सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ध्यान देखेंगे, बोला है किसे सम्मानित नहीं किया गया है, तो ये नहीं किया गया है तो नानाजी देशमुख को नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। और बता दें कि 2024 में, ठीक है, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न की घोषणा की गई है। ठीक है, जिनमें लाल कृष्ण अडवाणी है, कर्पूरी ठाकुर है, पीवी नरसिम्हा राव है और चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, उसके बाद MS स्वामीनाथन भी शामिल है। ठीक है, और बता दें कि इसकी स्थापना, ठीक है, भारत देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, इसकी स्थापना जो किया गया था 1954 में हुआ था। और अब तक 54 यानी कि 54 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, और 54 व्यक्तियों का तो नाम तो हम बताएंगे नहीं, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, जिनमें से 2-4 गो का इम्पोर्टेंट नाम है जो बता देते हैं, जिनमें नेल्सन मंडेला हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, लता मंगेशकर शामिल हुई है। ठीक है, तो ये सब इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है। ठीक है, समझे क्या प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात में। आपको पता है गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। और गुजरात का, ठीक है, गुजरात का CM कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है, श्री आचार्य देवव्रत है। ठीक है, और बस इतना ही। और बता दें कि अंकलेश्वर तेल कुआं जो गुजरात के भरूच जिला में, कौन सा जिला में, भरूच जिला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयुक्त के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक में, और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो आप ये जानते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। लेकिन अब कर्नाटक से एक चीज़ ये ध्यान में रखेंगे, कॉफ़ी के लिए, ठीक है, भारत के कौन सा राज्य जो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कर्नाटक है। इसको यहाँ कनेक्ट देखिए, अगर आप देखिएगा तो आपको कहिएगा तो हम इसमें से क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक करवा देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि उसके आसपास के जो क्वेश्चन है एरिया का, वो भी जानना जरूरी है। आपसे हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही फालतू में ही हम नहीं बक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको बकने में कोई फ़ायदा तो है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखते आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो इससे इतना मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है, तो ये नागालैंड से नहीं लगती है। किससे, नागालैंड। ठीक है, ये आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश की सीमा जो लगती है ये असम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगाती है। ठीक है, अब बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है, इसकी सीमा उत्तर पूर्व और पश्चिम में भारत, पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मगन है। श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मगन है, इस वाक्य में कौन सा रस है, तो इसमें भक्ति रस है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, भक्ति
रस। बता दें से रस जो है ये 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 11 प्रकार के रस में होगा, एक श्रृंगार रस होगा, हास्य रस होगा, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और विभत्त रस और अद्भुत रस और शांत रस और वत्सल रस और भक्ति रस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, पी आर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? तो ये होगा हॉकी से। किससे? हॉकी से। और बता दें कि हॉकी में कितना प्लेयर होता है? तो 11। हॉकी कहाँ खेला जाता है? तो ये फील्ड में। उसके बाद क्रिकेट, और बता दें कि हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का खेल है, ठीक है, हॉकी। और क्रिकेट है, क्रिकेट से ध्यान में रखेंगे क्रिकेट में भी 11 गो होता है, ठीक है, और ये पिच पे खेला जाता है। और क्रिकेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया का खेल है, ठीक है। और टेनिस बता दें, टेबल टेनिस में 1 या 2 होता है प्लेयर, टेनिस में भी 1 होता है। और टेबल टेनिस जो खेला जाता है ये बोर्ड पे खेला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो भी हम बता रहे हैं ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ऐसे ही आपको हम नहीं बता रहे। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देखिएगा तो हम देखिएगा तो उसमें बहुत सारा ऐसा है, सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट ही करवाए हुए, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने? तो ये बने जैनिक सिनर बने। कौन बने? जैनिक सिनर बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। इन्होंने फाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव मेदवेदेव को हराया था और यह सिनर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। और बता दें कि नोवाक जोकोविच के बाद सिनर सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन बना है, ठीक है, नोवाक जोकोविच के बाद, ठीक है। सिनर जो है जैनिक सिनर सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बने थे। इस क्वेश्चन से इतना हमें मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी। देखिए बताते प्रथम कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में हुआ था। ये अजातशत्रु के शासनकाल में और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्षता जो किया था महाकश्यप किया था, ठीक है। तो ये प्रथम। द्वितीय बता दें, द्वितीय बौद्ध संगति जो वैशाली में हुआ था और कालाशुक के शासनकाल में हुआ था और 383 में। प्रथम कब हुआ था? 483। दूसरे कब हुआ था? 383 में। और दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगति, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? ये सबा कामी किया था, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुआ था और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था और 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया था मंगोली पुत्र तिसम ने किया था। उसके बाद चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था कुंडलवन में, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। कुंडलवन में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये प्रथम शताब्दी में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो किया था वासुमित्र घोष किया था। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है, ठीक है। देखिए जो आपको बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो स्वेथलिंग कप का संबंध जो है ये टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। अब बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर बताए थे टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 या 2 होते हैं। और टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? ये बोर्ड पे खेला जाता है।
कहाँ खेला जाता है? बोर्ड पे खेला जाता है, ठीक है। और बता दें कि इसे विभिन्न खेल कुछ जो ट्रॉफी है, ठीक है, ट्रॉफी भी हम लोग यहीं कनेक्ट कर लेंगे, समझे। देखिए पढ़ना कैसे, सो हम बता रहे हैं, सिर्फ कनेक्ट करके पढ़ते रहिए। जहाँ जैसे देखिए अब टेबल टेनिस आ रहा है तो इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हॉकी आ रहा है बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्रिकेट आ रहा है बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो बता दें कि इससे कुछ ट्रॉफी है, जैसे क्रिकेट है, समझे। क्रिकेट से कौन कौन ट्रॉफी जुड़ा हुआ है? तो आईसीसी विश्व कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हवाई रेसिंग से कौन सा ट्रॉफी है? तो जवाहरलाल चैलेंज ट्रॉफी और किंग्स कप, ये हवाई रेसिंग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है घुड़दौड़, क्या है? घुड़दौड़ से कौन सा ट्रॉफी है? तो चैलेंटन होम गोल्ड कप और बेरिसफोर्ड कप, ये घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फुटबॉल से कौन कौन है? तो डूरंड कप, फीफा वर्ल्ड कप, AFA कप, यूरो कप, UEFA चैंपियन लीग, संतोष ट्रॉफी और ELFL कप, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन से कौन सा है? उबेर कप, थॉमस कप, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टेबल टेनिस से कौन जुड़ा हुआ है? तो कॉन्विलॉन कप और स्वेथलिंग कप, जो अभी ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। शतरंज से कौन है? नायडू ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, ठीक है। शूटिंग से कौन है? तो विलेस ग्रैंड प्रिक्स और नॉर्थ वेल्स का। तो इससे इतना हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको अभी तुरंत ही बताया था कि हॉकी में 11 गो होता है, क्रिकेट में भी 11 गो होता है, ठीक है। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, हॉकी फील्ड पे खेला जाता है। चलिए आगे देखेंगे। कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सेहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो ये 57 kg में जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। और भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 पदक जीते थे, ठीक है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है? तो ये है अभिधम्म पिटक। देखिए यहाँ बौद्ध ग्रंथ पूछा है, ठीक है। तो ये होगा अभिधम्म पिटक, समझिए। बताते हैं बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। वहीं अगर देखा जाए विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार व्यवहार और अनुशासन के नियम का वर्णन मिलता है। और वहीं अगर सुत्त पिटक में देखा जाए, ठीक है, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। और त्रिपिटक का सबसे बड़ा भाग है, तो ये सुत्त पिटक का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी जरूर मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल किया गया था, ये सही है। उसके बाद वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे। जी नहीं, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे। जी नहीं, RD बनर्जी नहीं हो जाएगा, ये होगा राय बहादुर दयाराम सहनी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छत्रबाल ताम्ररत्न हड़प्पा से मिला है। जी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन है?
1 और 2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, तो पहला है कि से आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा प्रसिद्ध के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। जी नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद सही नहीं है, तो ये दोनों तो गलत है। उसके बाद हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही है। तो बोल रहा है कौन कौन सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये पवनार के महाराष्ट्र से। कहाँ से? पवनार के महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था, ये 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हुआ था। और पहले सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे अगर सत्याग्रही पूछा जाए तो ये ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव कि निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? तो ये अनुशंसा किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त आंदोलन कहा जाता है। ये 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC द्वारा शुरू किया गया था और यह एक अभियान था। ठीक है, और यह प्रस्ताव मूल रूप से महात्मा गांधी द्वारा पेश किया गया था और इसका जो वाक्यांश है करो या मरो, यह संदेश देता है कि या तो हम स्वतंत्र होंगे या इस प्रयास में हम मर जाएंगे। ठीक है, इसी में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अब प्रस्ताव पारित होने के समय नेहरू कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की है। तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी और तिलक ने लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें देश के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए लाठी क्लब की स्थापना की थी। और तिलक ने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे और तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिली। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो किताब उल लहरा ये इब्न बतूता लिखा था, ये सही है। तुगलकनामा जो लिखा था ये अमीर खुसरो लिखा था, ये गलत है। ठीक है,
कौन लिखा था? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। शाहनामा कौन लिखा था? फिरदौसी लिखा था। तहकीक ए हिंद ये अल बरूनी लिखा था, अकबर नहीं लिखा था। ठीक है, तो कौन कौन सही है? तो 1 और 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था? तो ये किया था सिख एवं पंजाबी का किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 की मेरठ से हुआ था। ठीक है, और बता दें कि 1857 का जो क्रांति हुआ है, क्रांति शुरू होने से पहले ही 8 मई को ही, ठीक है, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, किसको फांसी दे दिया था? अभी दिमाग से निकल रहा, तो अभी ये याद था। अच्छा, आपको बाद में आगे बता देंगे। ठीक है, ये निकल गया था, दिमाग से निकल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनः विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये हिंदू विधवा पुनः विवाह का प्रारूप जो जाता है ये लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका जो आंदोलन जो किया था, कौन किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किए थे। ठीक है, और बता दें यह कानून 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। समझे? तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो ये अहमदाबाद में किया था और ये 1918 में किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो हुआ है, जो भूख हड़ताल हुआ है, इस विवाद में मिल मालिक और मजदूरों के बीच हुआ था, जिसमें प्लेग जो होता है, प्लेग रोग के कारण मिल जो कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। ठीक है, जिसमें काफ़ी दिक्कत हो रहा था, इसीलिए मजदूर लोग ने बोनस के लिए किया था। तो मजदूर प्लेग बोनस के लेकर मतभेद था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। और जो इसमें जो फैसला जो हुआ था, से मालिकों ने मजदूरों को 35% बोनस देने का फैसला किया था। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग का प्रयोग जो किया जाता है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, इको साउंडिंग सोनार तकनीकी का एक रूप है। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, और ध्वनि तरंगे रडार और प्रकाश तरंगे की तुलना में पानी में ज़्यादा दूर तक के जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? ये जो होगी, से हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इससे हमारे वर्ष की जो क्या होगी, ये अवधि कम हो जाएगी। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि जो होता है वो लगभग 45.6 दिन होगी। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी करीब बहुत ज़्यादा किलोमीटर होती है। और सूर्य से पृथ्वी, यहाँ पे बता दें, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में करीब 8.3 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होती है तो उसे उपसौर
उपसौर या पेरिहेलिन कहते हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो तब उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो आयोडीन की प्राप्ति जो होती है ये लेमिनेरिया से होती है, लेमिनेरिया से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। आयोडीन मिट्टी और समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, जिसकी मात्रा अलग अलग होती है, समझे, और यह इस बात को प्रभावित करता है कि भोजन में कितना खनिज मौजूद है। आयोडीन मुख्य रूप से पशु प्रोटीन, खाद्य पदार्थ और समुद्री सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ हद तक ब्रेड, अनाज और दूध जैसे फैटिफाइड खाद्य पदार्थ में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है संयंता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। संयंता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये पहला कथन, तापमान के बढ़ने पर द्रव की संयंता कम हो जाएगी, ये तो सही है। उसके बाद ठोस में संयंता का अभाव होता है, ये भी सही है। उसके बाद शहद और ग्लिसरीन में संयंता की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो ये नेपथीनिस पकड़ता है। कौन पकड़ता है? नेपथीनिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपथीनिस। नेपथीनिस पौधा जो होता है वो कीट पकड़ता है, और इस पौधे में पत्ते का ऊपरी हिस्सा सुराही के आकार का होता है, जैसे उन स्थानों पर विकसित होता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। अब भारत में कीटनाशी पौधे की 30 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। सीलियक रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी। बता दें विटामिन डी की कमी से सीलियक रोग जो होता है ये बहुत आम है, और विटामिन B12 की कमी से सीलियक रोग हो जाती है। ठीक है, सीलियक रोग जो है, सीलियक रोग से पीड़ित लोगों में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फोलेट और नियासिन, राइबोफ्लाविन, कॉपर की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, हेपेटाइटिस ए नामक रोग का कारक क्या है। हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये किससे होता है। तो ये होता है वायरस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विषाणु से। ठीक है, वायरस से। हेपेटाइटिस ए विषाणु HAV दूषित भोजन या दूषित पानी पीने या किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है, और मच्छरों की काटने से लोगों में फैलने वाले रोग जैसे जिका वायरस, टेस्टनी विषाणु, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू, ये सब मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, जीवाणु से होने वाला महत्वपूर्ण रोग है जो बताते हैं, जैसे क्षय रोग हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, टिटनेस हो गया, लेप्टोस्पायरिस हो गया, यूमेनिया हैजा हो गया। ठीक है, ये जीवाणु से होता है। उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है लिस्मेनिरिस हो जाएगा। ठीक है, अम्बियासिस, दस्त हो जाएगा। ये सब प्रोटोजोआ से होता है। इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की
हेतु सांसद की शक्ति प्रदान करता है, तो ये 20 कौन भाग 20 संशोधन के लिए ये देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया जो लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाता है, और संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। उसके बाद संसद द्वारा संशोधन मंजूर होने के बाद राष्ट्रपति उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया है, ये मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है। मौलिक अमेरिका से जो लिया गया है ये मौलिक अधिकार लिया गया और न्यायिक समीक्षा लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा सही। ठीक है, भारतीय संविधान के अमेरिका से लिया गया है, ये मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना ये भी लिया गया है, मौलिक और अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 12 से 32 में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। और बता दें कि इस भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के 60 देश के संविधानों को अध्ययन किया था। तो इतना हमें जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जी हाँ, ये भी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो राष्ट्रपति का शपथ 60 में। जी हाँ, ये सही है। स्पीकर को हटाना 94 में, ये भी सही। राज्यसभा के स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 67 के ख में है, तो ये भी सही है। तो इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वही आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है दूसरी अनुसूची जो है संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन है, दूसरी में वेतन। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद तीसरी में शपथ, ये भी सही है। उसके बाद 7वीं में शक्ति, ये भी सही है। उसके बाद 5वीं में राज का नहीं है, 5वीं में जो है ये SC ST के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो कौन गलत है? तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें की संख्या कितनी है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 25 है। कितनी है? 25। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट जो है ये 75 है, और विधानसभा की सीट अगर पूछेगा तो ये 175 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सो लोकसभा का सीट पूछेगा तो 25 और विधानसभा का पूछेगा तो 175 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे।
आगे देखेंगे, अग्र लिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारक आरक्षित रख सकता है? तो ये रख सकता है आर्टिकल 200, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 200 में। अब देखिए आर्टिकल जो है 166 में क्या है, तो राज्य की सरकार का कार्यक्रम का संचालन, ये आर्टिकल 166 में है, ठीक है। कुछ आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम यहीं करवा देते हैं, ठीक है। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम बता देते हैं। इसे 200 में दिया हुआ है, राज्यों की शक्ति और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने में संबंधित है। 256 जो है राज्यों और संघ की बाध्यता को बताता है। 257 जो है कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 213 में है विधानमंडल के विश्व शांति काल के दौरान अध्यादेश पर प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, ठीक है। तो इतना हमें इससे इतना हमें जानकारी मिलता है। अगला देखेंगे, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो है इटली की राजधानी रोम है, और रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? टाइबर। और रोम किस राज्य की राजधानी है? इटली की। तो यहाँ इससे ये ध्यान रखेंगे। और बता दें कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, और प्रयागराज गंगा नदी के किनारे। कटक ये कितना बार पूछा हुआ है, कटक जो है महानदी किनारे है, महानदी के किनारे बसा हुआ। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। ये भी कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे लखनऊ कौन सा नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और पुणे मुथा नदी के किनारे है, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, और हाजीपुर भी गंगा नदी के किनारे, उज्जैन सिरिपा नदी के किनारे स्थित है। तो इतना ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है ये मालदीव गैबोन और ब्राज़ील, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए बताते हैं, भूमध्य रेखा जो है ये इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से, गैबोन से, कांगो से, और डेमोक्रेटिक से, रिपब्लिक ऑफ कांगो से भी है, ठीक है। उसके बाद युगांडा से, केन्या से, और साओ टोम से, प्रिंसिपे से, सोमालिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया से, और किरिबाती से। यानी कि भूमध्य रेखा इतना राज्यों से गुजरती है। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा ताकि कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। और वहीं बता दें कि भूमध्य जो रेखा है ये 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है, जिसमें से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वाडोर, केन्या और सोमालिया ये 3 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर कौन कौन देश स्थित हैं? इक्वाडोर, केन्या और सोमालिया, ठीक है। इससे इतना हमें जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से 2 सही सुमेलित है। क्या पूछ रहा है इसमें से? निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित है? इनमें से अच्छा और कुछ होगा, हाँ, इसमें से कौन 2 सही सुमेलित है? तो कोटापैक्सी इक्वाडोर ये सही है, और उसके बाद वेसुवियस ये इटली होगा, फिलीपींस नहीं होगा,
उसके बाद फुजियामा जापान, ये भी सही है। उसके बाद किलिमंजारो, ये अफ्रीका के तंजानिया में होगा, ये नहीं। तो कौन कौन है, 1 और 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो इतना इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, तो ये अलग करता है पुलिकट झील से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, ये उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और वेम्बनाड झील कहाँ है, तो ये केरल में है। ठीक है, ये सब याद रखना। उसके बाद मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है काली मृदा, यानी कि जिसको मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, कौन सा कथन सही कथन को चुनना है। ठीक है, सही कथन को चुनना है। तो काली मृदा, इसमें लोहे की अपेक्षाकृत अधिक होती है। जी हाँ, ये तो सही है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ, ये भी सही है। और इसे रंगून मिट्टी भी कहा जाता है, तो ये भी सही। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, बता दें कि इसे काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे चेनोजम, रेगुर मिट्टी, काली कपास मिट्टी, लावा मिट्टी। ठीक है, और बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसे केरल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर भारत में इसे कैबाल के नाम से जाना जाता है। और यह काले रंग की मिट्टी होती है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा 4% से 16% तक होती है। उसके बाद इसमें फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस और अमोनिया का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। यह आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होती है। और यह जो होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। और काली मिट्टी में कपास, तंबाकू, खट्टे फल, अरंडी और अलसी जैसी कई तरह के फसलें उगाई जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी भारत, पूर्वी यूरोप और रूस में पाई जाती है। और यह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और उत्तर पश्चिमी के जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, इस सब में भी, झारखंड में पाई जाती है। इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, मतलब अच्छा, इसमें से बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं, कौन सा इसमें गलत है। तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। डेप्सा जम्मू कश्मीर, जी नहीं, डेप्सा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद माना दर्रा उत्तराखंड में, ये सही है। नाथुला सिक्किम में, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं था, तो ये बी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने कौन भाग लिया है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। और 1931 वाला गोलमेज सम्मेलन में इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इतना इससे ध्यान रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। इसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे, जो कि आपको हम बता दिए। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो चित्रकूट इंद्रावती नदी के जल पर, ये तो सही है। उसके बाद
ये सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी के किनारे, ये भी सही है। धुआं कुंड ब्रह्मपुत्र नदी, जी नहीं, ये धुआं कुंड बिहार के कर्मनाश नदी के किनारे है। बिहार वाला जाके देखिएगा, ठीक है, बिहार वाला जो हम करवाए हैं उसमें ये बताए हुए धुआं कुंड बिहार के कर्मनाश नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो कौन सा नहीं था, तो धुआं कुंड जो ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, ये बिहार के कर्मनाश नदी के तट में है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। देखिए बताते हैं, जो हम बिहार वाला जो बताया है ना, वीडियो के प्ले लिस्ट में देखिएगा ट्रिक से, वो ऐसा बता दिए, इस मात्र एक वीडियो है, 40-41 मिनट का वीडियो है, ठीक है। पूरा ट्रिक से निमोनिक से पूरा का पूरा याद करवाएं, पूरा का पूरा एक बार वीडियो देखिए, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो रानीपुर ये उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रानीपुर ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है, ठीक है। ये साल 2022 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यह उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो कार्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है, तो ये असम है और ये भी भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। और बता दें सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। और ये गुरु घासीदास ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। काजीरंगा कहाँ है, ये सिक्किम में। गंगोत्री कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देखिए जो ट्रिक वाला जो वीडियो हम डेली एक एक अपलोड करते हैं, वो जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सब हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर में थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भावनगर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो जरूरी है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला को और अशफाक उल्लाह को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इस पर डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो हुआ था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला को, अशफाक उल्लाह खान को और राजेंद्र नाथ लिहारी को और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई थी। और यह घटना जो हुआ था, ये 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है, तो ये मुहाना और लीलाजन नदी, ठीक है। मुहाना और लीलाजन नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फल्गु नदी का लंबाई जो होता है ये 135 होता है, 135 किलोमीटर है ही। और फल्गु नदी के किनारे प्रतिवर्ष पितृपक्ष मेला का आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। कौन था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्या बता रहे, हाँ, मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है, ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपहसालार था, ठीक है। उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उनके शासक के रूप में
स्थापित किया। वह बंगाल के खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसने बंगाल पर 1203 से 1227 तक एक छोटी अवधि के लिए शासन किया था। ठीक है, आगे देखें, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो बिहार राज्य की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देखिए बार बार हम बता रहे हैं, बिहार वाला जो हम करवाए हैं, ठीक है, बिहार वाला जो हम ट्रिक से करवाए हैं ना, वो एक बार वीडियो आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार देखिए तो पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि बिहार से कितना प्रश्न इसमें पूछा हुआ है आप देखिए। ठीक है, सब हम उसमें करवाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो ये बुलाई गई थी 20 जनवरी 1913 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 सही होगा। इसे 12 जनवरी 1911 को भारत द्वारा 12 दिसंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था, लेकिन 1912 ईस्वी में विभिन्न श्रेणियों में संबंधित कुल 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और इसकी पहली जो बैठक की गई थी ये 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बाकिंगपुर में बुलाई गई थी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इससे पहली बैठक कब की गई थी। तो ये 20 जनवरी 1913 को। ठीक है, समझे। और 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, तो भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। ठीक है, तो इतना इससे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो ये 38 सीटें आरक्षित है। कितनी? 38। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। और बता दें कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 243 है, विधान परिषद की संख्या 35 है, लोकसभा की सीट 40 है और राज्य सदस्यों की सीट 46 है। अब विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 6। देखिए ये सब जितना हम बता रहे हैं ये सब हमको याद है। ठीक है, आपको फिर अगेन हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सिर्फ बिहार वाला एक बार जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि जितना हम बोल रहे हैं ना, जितना हम बता रहे हैं ये सब उसमें हम नोट करवाए हुए, सब का सब आपको हम याद करवाए हुए ट्रिक से। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बताते हैं, निम्न में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि नहीं है। देखिए सदिश राशि नहीं है तो ये गति नहीं। देखिए सदिश और अदिश हम आपको बताए तो नहीं है, लेकिन जो ट्रिक वाला वीडियो है वहाँ पे हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ज़रूर आप बने रहिएगा। देखिए उसमें हम जरूर करवा देंगे। देखिए सदिश थोड़ा सा यहाँ बता दें, सदिश और अदिश। सदिश में ध्यान में रखिएगा जिसमें व आता है। ठीक है, जिसमें व आएगा वो सब सदिश होगा, जैसे वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन, ये सब क्या, ये तीनों सदिश है। जिसमें व नहीं आएगा वो सब क्या हो जाएगा, अदिश। बस इतना ध्यान में रखिएगा, बाकी डिटेल आपको हम वहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सही कथन को चुनिए। क्या है? सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश में कम है, ये गलत है। सही को चुनना है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, यही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये मिला था इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार वर्ष 1921 में दिया गया था। ठीक है, उनके भौतिक के क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, और 1930
में प्रकाश के प्रकीर्णन रमन प्रवाह की खोज हेतु भी दिया गया था। तो इससे इतना ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, अदरक तना है जड़ नहीं क्यों। देखिए ये सब आपको हम कराएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट हमारा जो बताया है से पार्ट 5 तक अभी अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे टोटल मेरा 45 क्लास जाएगा, ठीक है। उसमें ये तना उना सब हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन था कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, अदरक जड़ नहीं है, तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिएगा तो प्याज हो जाएगा, आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, ये सब क्या है? तना है। क्या है? ये सब तना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ये पिछले भाग है। करवाहट के लिए जीव का जो कौन सा भाग है? तो ये पिछला भाग हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जीव के ऊपरी सतह पर उपस्थित जो होता है स्वाद कलिका होता है, जिससे मानव भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का अनुभव पता चलता है। बस ये सिंपल बात है। आगे देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसका हो जाएगा सी। हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के तापमान के साथ साथ भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सब नियंत्रित करता है। और थैलेमस जो है ये दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचान करने का कार्य करता है। और मेडुला है, मेडुला अब्लांगेटा मस्तिष्क का ये पिछला भाग होता है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त दाब, हृदय धड़कन तथा श्वसन पर नियंत्रित करना। इसीलिए कहा जाता है पीछे नहीं मारा जाता है बच्चा, ठीक है। इससे इतना ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण जो हो जाएगा ये होगा माइकोरिज़म फंगी हो जाएगा और ब्लू ग्रीन शैवाल हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? सही सुमेलित, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो हो जाएगा हमारा इंसोनिमिया, ये खाने का विकार है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद डिस्पेनिया, ये सांस की तकलीफ से संबंधित है। तो ये 2 और 3 हो जाएगा। नहीं 2 3 नहीं होगा। और एनमिसिया गंध की आंशिक, एक सेकेंड बता देते हैं। ये डिस्पेनिया हो जाएगा, सांस की तकलीफ हो जाएगा। एनोसिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, यानी कि इसका 3 और 4 हो जाएगा सही, ठीक है। इसका हो जाएगा 3 और 4, समझे। देखिए बताते हैं, ये जो है बताते हैं। देखिए एनोरेक्सिया जो है, ठीक है, एनोरेक्सिया ये ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। और इंसोमिनिया ये नींद विकार से जुड़ा हुआ है। और डिस्पेनिया जो है सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। और एनोसीमिया ये गंध की आंशिक रूप हानि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 3 और 4 होगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये लिनेन क्या है? लिनेन, एक सेकेंड इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम। लिनेन है, ये सन का पौधा है। क्या है? लिनेन जो है ये सन का पौधा है। जटा ये नारियल का पौधा है। और मोहायर ये
अंगोरा बकरी हो जाएगा, अंगोरा बकरी, ठीक है। और ये डाउन बत्तख और गाजी के पंख, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो ये कृषि तथा दिखाई नहीं दे रहा, ये हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा और है, ठीक है। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए वैश्वीकरण से सुमेलित वैश्वीकरण में सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में भी शुद्ध शामिल होते हैं। तो ये शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो ये वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आय की असमानता मापी जाती है तो किससे? ये गिनी से, गिनी गुणांक द्वारा। किसके द्वारा? गिनी गुणांक द्वारा। तो ये सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें तो 2-3 में आंसर लग रहा है हमको। इसका जो हो जाएगा ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FIC, ये भी हो जाएगा। सोना भी हो जाएगा, ठीक है। और विशेष आहार अधिकार ये भी हो जाएगा। आरक्षित किस स्थिति भी हो जाएगा। इसका सब होना चाहिए, है ना, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सही, ठीक है। अब देखिए, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डांगी, ठीक है। तो डांगी नृत्य ये है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश से और भी नृत्य आता है, जैसे रूप झोड़ा हो गया, झाली हो गया, झंटा हो गया, डाफ हो गया, ठीक है। और हरियाणा के आ जाएगा झूमर आ जाएगा, फाग आ जाएगा, डफ आ जाएगा, धमाल आ जाएगा। गोवा के प्रसिद्ध नृत्य बता देते हैं। गोवा का हो जाएगा मंडी, झगर, चोल। असम का हो जाएगा बिहू, नटपूजा, महायास, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? आपको अभी थोड़ी बता है। तो बिहू जो मनाया जाता है ये असम में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, असम में, ठीक है। तो नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, सांकेन और मेघालय में बांग्ला मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अग्निपथ परियोजना जो है ये है अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा दे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर सही है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ये भी सही है। विजय दिवस 16 दिसंबर, यही सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 14 दिसंबर नहीं, ये 24 दिसंबर हुआ। 24 दिसंबर। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ये सही है। देखिए बताते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 11 अगस्त को राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इससे ये इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए आपको बताए थे विश्व हिंदी दिवस कहेगा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी। ठीक है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, और वही कहेगा विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। ठीक है, इससे इतना हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसको घूर एरिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिना। जो आपको हम बताए थे, ये जैसे टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सब कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? तो डायमंड में। स्केटिंग या मुक्केबाजी कहाँ खेला जाता है? तो रिंग में। गोल्फ कहाँ खेला जाता है? कोर्स में। तैराकी कहाँ किया जाता है? तो पुल पे। निशानेबाजी या तीरंदाजी कहाँ किया जाता है? तो रेंज पे। ठीक है, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट आपको याद करना ही पड़ेगा। जूडो, कराटा, ताइक्वांडो कहाँ है? तो मेट पे। और घुड़सवारी एरिना पे। ठीक है, चलिए आगे हैं। आगे निम्न में यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो ये धौलावीरा भी हो जाएगा, मोइदम भी हो जाएगा, शांति निकेतन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। आगे देखेंगे, उरुग्वे की मुद्रा क्या है? उरुग्वे की मुद्रा जो है ये पेसो है। क्या है? पेसो। देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है और वहाँ की मुद्रा है पेसो। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो इतना हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कूनो नेशनल पार्क, जहाँ गामनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे। और बता दें कि चीतों को भारत में फिर से लाने के लिए कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 92 इंग्लिश का। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइवेट सिनोनिम ऑफ द गिव वर्ड ग्रू मेंबल। तो इसका हो जाएगा ग्रोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक ऐसा अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया है? ये अंडमान एवं निकोबार में किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तेंदुआ। ठीक है, तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितना है? तो ये बिहार में तेंदुआ की ये 86 है।
देखिए तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक बिहार में तेंदुआ की संख्या 86 है और साल 2022 में भारत में तेंदुआ की कुल संख्या 13,874 थी। यह साल 2018 की तुलना में 8% ज़्यादा और साल 2018 में भारत की तेंदुआ की संख्या 12,852 थी और मध्य प्रदेश में तेंदुआ की संख्या 2022 में 3,907 हो गई है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। देखिए आगे देखेंगे ईंधन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है कौन सा गैस? तो ये प्रोपेन एवं ब्यूटेन पाया जाता है, तो इसका बी आंसर होगा, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी जो गैस होता है उसमें ये पाया जाता है। आगे देखेंगे वनस्पति, ठीक है, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस है तो कौन? ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा होता है? तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से गुजरता है तो सफ़ेद रंग के कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अब देखिए ये है रीजनिंग, रीजनिंग नहीं है, ये ऑर्गन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ऑर्गन का जो ऑर्गन का ये परमाणु क्रमांक होगा, ये 18 होगा शायद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 18 हो जाएगा। चलिए आगे ये है रीजनिंग है, यदि EXAM को, ठीक है, EXAM को DWZL लिखा जाता है तो कॉपी को COPY कॉपी को BNOX के रूप में लिखा जाता है तो पेज को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए इसको देखिए EXAM को लिखा जाता है DWZL, E से D एक माइनस करके लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि ये एक माइनस करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको एक माइनस करके लिख देंगे। तो COPY है तो C से पहले कॉपी नहीं, हमको पूछा पेज का PAGE, तो P से पहले क्या होता है? O। ठीक है, O हो जाएगा, O से पहले हो जाएगा Z, उसके बाद G से पहले हो जाएगा F, ठीक है, और E से पहले हो जाएगा D, तो OZFD, तो इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे लास्ट प्रश्न इस सेशन का, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये अभाज्य संख्या है, ये 15 है। कितना है? 15। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा और 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ठीक है, ये टोटल जो है ये हो जाएगा ये जो हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता दें ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और वैसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।